चलिए, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, देखिए पॉलीमर का क्या मतलब होता है। ठीक है, हेडिंग डालिए पॉलीमर। सबसे पहले लिखिए पॉली के नीचे लिखिए, इसके नीचे पॉली के नीचे लिखिए मेनी। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट, मेनी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, आप अगर फाइबर्स की बात करें, किसकी बात करें, फाइबर की बात करें, आप लोगों ने कभी एक फाइबर को जब आप उसको अलग अलग करोगे, एक धागे को, जैसे एक रस्सी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, दो तीन धागे हैं। क्या है, एक रस्सी में भी दो तीन धागे मिल करके बनाए। अब इस धागे को भी देखोगे तो वो भी बड़े बड़े पतले पतले रेशों में अलग होता है। देखा कभी, एक धागा लेना, ठीक है, नहीं, एक धागा, सिर्फ धागा लेना और उसको देखोगे तो वो भी रेशो में अलग होगा। किसमें अलग होगा, रेशो में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। चलिए अब आप लिखिए, एक चीज जानिए, एक चीज होती है मैक्रोमोलेक्यूल। क्या होती है, मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर में अंतर है। मैक्रोमोलेक्यूल का मतलब क्या होता है कि अगर 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिट इकट्ठा होकर के कुछ बनाती है, मतलब 1000 से लेकर के 10 मिलियन, कितना, 10 मिलियन पार्टिकल अगर मिल करके कोई भी चीज बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रोमोलेक्यूल। और इसके बियॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, पॉलीमर। और पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। नोट करिए, केवल ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा, जेई में नहीं आएगा, केवल आएगा भी तो ये वाला आएगा कि मैक्रोमोलेक्यूल है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ये मैक्रोमोलेक्यूल है, पॉलीमर है कि क्या है, तो आंसर कहेंगे बोथ है कि नन है, तो आंसर क्या होगा, मैक्रोमोलेक्यूल। ये याद रखें, ये डेटा। ठीक है, 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 7 यूनिट मिलकर के कोई भी चीज बना रहे हैं तो वो क्या होगी, मैक्रोमोलेक्यूल। और इसके बियॉन्ड क्या होगा, पॉलीमर। आया, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, चलिए नोट करते रहे। नोट करें, चलें आगे बढ़े। देखिए कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आया। अब चलिए यहां से देखिएगा, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप सीख जाएंगे। एग्जांपल लिखिए पॉलीथीन। क्या लिखिए, पॉलीएथीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनायता समझो बेटा, यहां पर देखो एथीन का क्या मतलब है, बहुत, पॉली मतलब बहुत सारे, एथीन या एथाइलिन मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉलीथीन। इसका जो मोनोमर है वो क्या है, एथीन। जब कभी भी बेटा एथीन लिखते हो तो क्या दिमाग में आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही तो आता है। चलो ये देखो, अब यहाँ पर ये देखो, ये एक CH2 दैट इज C2H4, बहुत सारे, N का मतलब मेनी, बहुत सारे C2H4 मिल करके पॉलीइथीन बना रहे हैं। देखते हैं कैसे, चलिए यहाँ पे देखिए, ये एक एथाइलिन है, ये दूसरा एथाइलिन है, ऐसे ही तीसरा एथाइलिन होगा, ऐसे ही तीसरा होगा, ऐसे ही चौथा होगा एथाइलिन। अब अगर मैं आपसे ये बॉन्ड तोड़ दूं यहां से, ये बॉन्ड तोड़ दूं यहां से, तो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे हो जाएगा, ये तोड़ दूंगा तो ये भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
कोई भी बॉन्ड बनता है तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से, जब ये बॉन्ड बी से टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, राइट राइट, वही चीज मैंने वहां लिखी है। अब बस आगे देखें, बिल्कुल नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों CH2 यूनिट है, ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया। अब देखिए ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, देख रहे हैं आपको, देखिए एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है? yes. अब इसके आगे का पार्ट देखिए, ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे? बहुत, जितने 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 ये ले लोगे उतने बॉन्ड बनेंगे। हाँ, तो आपको क्या समझ में आ गया? इसका मतलब NCH2 यूनिट मिल करके CH2N बना देंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। बस ये लिख लीजिए ना, वो वही एक ही बात है। इसी तरीके से बहुत सारे। अब देखो ये जो पॉलीमर है, यहाँ पर कोई नई चीज जुड़ी क्या? कोई नई चीज निकली क्या? कुछ निकला क्या इसमें? नहीं। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जहां पर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, और दूसरी चीज की यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड टूटता है और सिंगल बॉन्ड बनते हैं, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर एडिशन पॉलीमर। कौन से पॉलीमर? एडिशन पॉलीमर। ये क्या कहलाएगा? पॉलीइथीन। क्या कहलाएगा? पॉलीइथीन। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? आपके सर ने बता दी। एथीन यहाँ पर मोनोमर है और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर। नोट कर ले, अपने जो लिखा है उसी में मोनोमर और पॉलीमर शब्द का इस्तेमाल करें। जहां आपने एथीन लिखा है उसके नीचे मोनोमर लिख लें, और जहां आपने, चलो हेडिंग डाल दे, डेफिनेशन लिखो पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस बाय विच मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यस बेटा, ठीक है, जल्दी नोट करें। तृप्ति, मेरी आवाज आ रही है बेटवा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? चलिए लिखिए, बहुत जो है आज खत्म करना है इस टॉपिक को। चलिए चलिए ये बात समझिए, और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? ये भी हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होते हैं, और जितने भी पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो सेम होते हैं। बस यही बात है, जैसे दो फैक्ट्रीज हो गई, फैक्ट्री है, एक छोटी सी फैक्ट्री है और एक बहुत बड़ी एमएनसी है, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री के साइज बड़े छोटे हैं, लेकिन उनको जो कहते हैं औधा है, औधा क्या कहते हैं, हाँ, वो दोनों का बराबर है। द पॉलीमर हैव इसेंशियली ए रिपीटिंग स्ट्रक्चर, यही इंपॉर्टेंट है। Whereas a molecule, macromolecule may or may not possess. All polymer are macromolecule, but all macromolecule are not polymer. ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस नोट कर लीजिए। सिर्फ दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, नोट करिए जल्दी। मैं साइड हो जाऊं? नोट करिए। चलिए नोट करिए, बताइए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ए हायर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट कंटेन रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर। अनायता आंसर करें।
बेटा? सर बोथ ए एंड बी। तृप्ति, अनायता, आप लोग आंसर करें। पॉलीमर क्या है? हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड भी होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल्स आर क्या कहते हैं, और पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल बट आर ऑल माइक्रोमोलिक्यूल आर नॉट पॉलीमर। ठीक है, चलो। और एक क्वेश्चन आता है, और जो है वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है, एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी, लिखा है कि नहीं? ऑल कॉर्डेट्स आर, नहीं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसी तरीके से फाइबर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी स्पन और वोवन इनटू फैब्रिक, थिन थिक बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज थिन। ठीक है, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन। अच्छा, पूरे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आपसे चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होगा या क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होगा वो डिसाइड करेगा कि अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे हीट की रिटेंशन, जैसे थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, नाइलॉन, जैसे एक एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये उनकी हीट सेंसिटिविटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से बॉन्ड की स्ट्रेंथ, अच्छा बॉन्ड किस किस तरीके से है, तो नाइलॉन्स में किस तरीके का बॉन्ड, तो कहेंगे एमाइड लिंकेज। ये क्वेश्चंस हैं, आपको ये चैप्टर आसान जरूर लगता होगा और आसान है भी, बट इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं, देखिए कितना अच्छा अच्छा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सोर्स, अब सोर्स क्या होगा? नेचुरल सोर्स हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, अब ओपन हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और तीसरा है, चौथा है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? तो कह सकते हैं कि सर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में जैसे कि एमाइड लिंकेज हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। अरे क्यों नोट कर रहे हो? एक एक करके सबको पढ़ा ही जा रहा हूँ ना, चारों क्राइटेरिया पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, नोट करिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। तो कौन कौन से उसमें है? तो नेचुरल और, ठीक है, नेचुरल और बेटा दूसरा है आर्टिफिशियल पॉलीमर। नेचुरल सोर्स जैसे रबर, जैसे रबर, तो नेचुरल सोर्स है पॉलीमर का, राइट। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि एथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन का नेचुरल सोर्स है कि मैन मेड है? मैन मेड है। जैसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, वहां पे भी, जैसे टेफ्लॉन, पीटीएफई, CF2CF2, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, या वो कहाँ से है? तो कहेंगे टेट्राफ्लोरोइथीन, TFE। या आप इसी को कहते हैं कि वही आगे चल कर क्या बनता है? टेफ्लॉन। तो सोर्स की बात हो रही है। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया ये नेचुरल के आगे डैश करके लिखो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ठीक है, तो क्या ऑब्टेन होगा? मोनोमर। कौन ऑब्टेन होगा? तभी तो पॉलीमर बनेगा। ठीक है, मोनोमर अगर नेचुरल होगा तो पॉलीमर भी तो नेचुरल होगा। मोनोमर फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ठीक है, या ऐसे पॉलीमर जो नेचुरली पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जांपल है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च। लिख लो पूरा, डेफिनेशन नहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, खाली एग्जाम में नेचुरल पॉलीमर और ये एग्जांपल आएंगे बस। ठीक है, रबर देखो लिखा हुआ है, रबर, टायर वाली रबर। तो रबर में जो टायर में यूज होती है रबर, रबर बहुत चिपचिपा होता है, पता है कि नहीं? लेटेक्स से निकालते हैं, तो उसमें क्या कराते हैं? हाँ, वल्केनाइजेशन कराते हैं रबर का। क्या कराते हैं? वल्केनाइजेशन। वल्केनाइज रबर हम यूज करते हैं जो चिपचिपी नहीं होती, वरना रोड पे गाड़ी चलती टायर चिपक जाती और खाली रिम आगे निकल जाती, बाकी तो ऐसे, हाँ ऐसे टायर रहती
एक राउंड रोड पे मारी तो ये ऐसे चिपक चिपक जाती और गाड़ी की रिम बची रहती खाली। ठीक है, तो इसको ऐसा ना हो, स्टिकी नेचर ना खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन कराते हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes. कुछ नहीं है यार ये बच्चों, ये सब तो बिल्कुल थ्योरी है, तुम लोग को तो आता है। तो आर्टिफिशियल पॉलीमर क्या होते हैं, जो मैनमेड होते हैं, ह्यूमन से जो है सोर्स करते हैं। पॉलीमर विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पॉलीमर। अब इधर मेड कंप्लीटली बाय ह्यूमन और जस्ट बाय मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर को मॉडिफाई करके भी हम आर्टिफिशियल पॉलीमर बनाते हैं। कौन सा एग्जांपल? अभी तो बोला वल्केनाइज्ड रबर। हाँ, आजकल जो फैब्रिक यूज कर रहे हो क्या, ब्लेंडेड कॉटन नहीं लिख देखते आजकल के फैब्रिक पे 100% प्योर कॉटन होता है या लिखा रहता है कि ब्लेंडेड कॉटन। आजकल नहीं देखते, शर्ट वगैरह में देखिएगा, सुना होगा उसमें पिक्चर में उसका लेवाइस का ऐड आता है, शायद मुझे याद है 8 बोतलों से वो एक जीन्स बना देते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐड? नहीं देखा? वो लिखा ऐड आता है 8 bottles इज इक्वल टू 1 जीन्स। अरे वो बॉटल किसकी बनी होती है? पॉलीमर की, प्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक का यूज करते हैं फैब्रिक बनाने में। जो उनके थ्रेड होते हैं उस थ्रेड में उसको ऐड ऑन करते हैं ताकि थ्रेड की स्ट्रेंथ भी बढ़े। और आपने कंप्यूटर जैकेट्स देखी हैं लेवाइस की? नहीं देखी? जो पिक्चरों में ऐड करते हैं स्प्लैश प्रूफ, ऐसे बारिश में तो जैकेट पहन के जो है पेरिस वगैरह में टहल रहे होते हैं, ऐड आते हैं स्प्लैश प्रूफ, पानी का छींटा आता है बस से निकलता है, हाँ, वो ऐसे होता है। नहीं देखा होगा? हाँ, वही देख के मैंने खरीदा था। नहीं, खराब नहीं निकला बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि तो पॉलीमर देखिए कितना है, नेचुरल पॉलीमर और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पॉलीमर। मैं सच बताऊं, हकीकत तो ये है कि आप सिर्फ फ्लो चार्ट को नोट कर लें तो आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में शायद आएगा नहीं। पॉलीमर क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में एनिमल पॉलीमर या प्रोटीन फाइबर, प्लांट पॉलीमर वेजिटेबल फाइबर, सेलुलोज फाइबर, और आर्टिफिशियल पॉलीमर में मैड मेन पॉलीमर, सिंथेटिक। सिंथेटिक का एग्जांपल है पॉलीइथीन। क्या आपके सावंत सर ने ऐसी कोई बात बोली थी क्या? आर्टिफिशियल में पॉलीथीन का नाम लिया था कि नहीं? नोट करें, बस यही सब। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए अब देखिए बात समझिए। जैसे एनिमल पॉलीमर का सोर्स देखिए, बहुत छोटा सा है। जैसे कि आप हो गया आपका सिल्क, ठीक है, एनिमल की जिससे सोर्स करते हैं, वूल, केराटिन। ठीक है, चलिए प्लांट के पॉलीमर कॉटन, जूट, रबर, राइट, दिस फ्लैक्स, हेम्प, ठीक है, जिनसे पेपर बनते हैं, लिनन। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके प्लांट पॉलीमर्स के। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, सब बेसिक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां आपने अपने नो फ्लो चार्ट में आर्टिफिशियल पॉलीमर लिखा था, वहां पर आगे बनाए आर्टिफिशियल पॉलीमर दो तरीके के, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। इसका मतलब अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन को अगर मैं जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन बात करें तो कोई भी पॉलीमर 3 पार्ट में क्लासिफाई होगा, है ना? कोई भी पॉलीमर तीन पार्ट में क्लासिफाई हुआ, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक का एक कॉमन एग्जांपल है सेल्यूलोज नाइट्रेट। याद है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन शब्द सुना होगा आप लोगों ने। आर्टिफिशियल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज नाइट्रेट से बनी होती है। अब ये जितने भी पॉलीमर है, नायलॉन से लेकर के पॉलीथीन से लेकर के, सब सिंथेटिक में आते हैं। नेचुरल का आप लोगों को पता है, नेचुरल के कौन कौन से एग्जांपल है? अभी आपके सर ने क्या बताया था? रबर, और क्या था? सेल्यूलोज, है ना? ठीक है, प्रोटीन्स। ठीक है, गुड। चलो तब हम नहीं लिखेंगे, जब पता ही है तो नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ जाएं। यस। चले, तो क्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है,
प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल पॉलीमर आर इनहांस्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। ठीक है, द इंटायर पॉलीमर आर मेड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखें। सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज एसीटेट को ही रेयॉन कहते हैं। रेयॉन का कपड़ा देखा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो, आपके आपके घर में अगर प्रेस होगा और आप लोग मतलब मेरे जैसे इतने अमीर नहीं होगे तो आप अपना कपड़ा खुद से प्रेस किए होगे, तो यहाँ पे रेयॉन लिखा होगा, सिल्क लिखा होगा आपके प्रेस में, जिसको ऐसे घुमाते हो। हाँ देखो अब आ गया। ठीक है, ब्यूना एस, ये देखा है? ये जिसके घर में पूरा ये तो देखा होगा, बेल्ट बनती है इससे। आपने वो बेल्ट देखी है जो इंजन्स को चलाने के लिए, पंपिंग सेट्स को चलाने के लिए गांव वगैरह में चलते हैं, बोरवेल चलाने के लिए। ठीक है, तो ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस होता है, ब्यूना एन होता है, रबर होते हैं। क्या होते हैं? रबर। ठीक है, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट। पहले नोट करें जल्दी जल्दी तो मैं आगे बढ़ूं, बहुत समय जा रहा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बच्चों नोट कर रहे हो तुम लोग? तो बेटा तुमने भी छुट्टी घर में बिताई? हाँ अनायता, चल हमारी छुट्टी मरीजों के साथ बीतती है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सिंथेटिक पॉलीमर किसके बने होते हैं? मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है पॉलीथीन, नाइलॉन, टेफ्लॉन एंड बेकेलाइट। बहुत लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको लिखना चाहिए तो सेमी सिंथेटिक लिखना चाहिए, बाकी तो आप खुद कैटेगराइज कर लोगे। सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यही एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। नाउ स्ट्रक्चर की बेसिस पर, किसकी बेसिस पर बेटा? स्ट्रक्चर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। स्ट्रक्चर की बेसिस पर लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चल और डायग्राम जरूर बनाएंगे, डायग्राम बहुत काम आएगा। अरे गधों, रफ डायग्राम नाम की भी एक चीज होती है, ऐसा लग रहा है शीट की तरह है। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर नोट करें। खाली नोट करते जाएं, जो लीनियर पॉलीमर आपने हेडिंग डाली है उसके बारे में 2 पॉइंट लिखे हैं बस। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं? लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ पॉलीमर, और इनमें किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं होती, हैव नो ब्रांचिंग। नोट करिए, पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर का जो एग्जांपल है ये है, एक दो एग्जांपल है, हाई डेंसिटी पॉलीमर और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन दो तरीके की होती है। क्या होती है? पॉलीथीन दो तरीके की, एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीमर और एक होती है लो डेंसिटी पॉलीमर। अब यहाँ पर देखिए हाई डेंसिटी पॉलीमर का एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीईस्टर, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, नाइलॉन। ठीक है,
अब ये जो पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करें। ब्रांच्ड पॉलीमर, क्या ब्रांच पॉलीमर, तो एक मेन चेन होती है और उसके साथ साथ इनके पास स्मॉल साइड चेन्स भी या ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और डेंसिटी कम होने की वजह से ये पॉलीथीन का एग्जांपल, पॉलीथीन यहाँ पे कौन सा पॉलीथीन, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर का एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एज लो डेंसिटी पॉलीमर। कौन सा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, माफ कीजिएगा, ठीक है। नोट्स अपनी तरह की से बनाइए, अच्छी बनाइए, ठीक है। एग्जाम में तो आप लिख लोगे तो नोट्स अच्छी होगी आपके पास। एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीइथीन या पॉलीप्रोपाइलीन, एक एग्जांपल है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है कि पूरा बचपना इसको जो है कोई भी पैकिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे। कोई भी फ़ोन आप खरीदते हैं तो वो इस तरीके से पैकेज आता है। चलो लिखे, क्रॉस लिंक पॉलीथीन का पॉलीमर का एग्जांपल, यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम bifunctional and trifunctional monomer and contain strong covalent bond, hence leading to network nature due to cross link। बहुत नहीं लिखने की जरूरत है, एग्जाम में कभी डेफिनेशन पूछता नहीं है, ठीक है। बस ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जाम के क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, चलिए नोट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन या मेलामैक। आपने अनब्रेकेबल क्रॉकरी, शादियों में खाना खा के ऐसे प्लेट फेंक देते हैं, घर में खाना खा के प्लेट फेंक करके देखिए, घर वाली टूट जाती है, शादी वाली नहीं टूटती, वो जानते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए ही बनाते हैं। तो वहां पर मेलामाइन का, वो महंगी प्लेट्स होती हैं, या मेलामैक कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। रबर, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। चलो ये सब बहुत बेसिक है, दूसरा एग्जांपल क्या था सर, मेलामाइन, अभी पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्लासिफिकेशन है, दैट इज द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन दो तरीके का है, एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर। जैसे सोचो वो एथीन था और एथीन जुड़ता गया बहुत सारे एथीन से पॉलीथीन बना, और किसी भी तरीके का कोई भी चीज निकला क्या वेस्ट प्रोडक्ट, नहीं। दूसरा तरीका, दूसरा पॉलीमर होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, या इसी को कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है, क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है। जैसे आप समझो कि आपको चिप्स बनानी है तो छिलका, आलू का छिलका इज द बाई प्रोडक्ट। जैसे आपको बनाना शेक बनाना है तो बनाने का छिलका इज बाई प्रोडक्ट, राइट, लाइक। और जैसे आपको ग्रेप्स खाना है, ग्रेप्स का जूस बनाना है, कोई भी बाई प्रोडक्ट है क्या ग्रेप्स में, नहीं है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले एडिशन पॉलीमर, तो लिखा है कि मोनोमर्स में देखो मल्टीपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। मोनोमर्स आर, या तो वो एल्कीन हो या एल्किनाइल एरीन हो। जैसे एक एग्जांपल है स्टाइरीन, क्या है, स्टाइरीन एक एग्जांपल है। तो एल्किनाइल एरीन है स्टाइरीन, किसका पार्ट है, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आगे के टॉपिक, ये मोनोमर है, ठीक है। पॉलीमर जो भी बनते हैं वो बहुत सारे सिमिलर मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं, या दो डिफरेंट। एक बात लिखिए, दो डिफरेंट। जैसे समझो नाइलॉन 66 सुना होगा, क्या सुना होगा, नाइलॉन 66, या तुमने ब्यूना एन सुना, ब्यूना एस सुना है ना, सुना लग रहा है कि सुना लग रहा है, सुना लग रहा है, अभी सुन लेंगे आप। ब्यूना एस सुना है, ब्यूना एन सुना है, ठीक है। अब देखो ब्यूना एस मतलब ब्यूटा 1,3 ब्यूटा डाइइन, क्या, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया आपका स्टाइरीन। इसी तरीके से ब्यूना एन 1,3 ब्यूटा डाइइन और दूसरा पार्ट है एक्राइलोनाइट्राइल,
नोट करें। चलिए अब बात आती है एडिशन पॉलीमर दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है हेटेरोपॉलीमर या इसी को कहते हैं कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है कि इसमें मोनोमर एक होता है, क्या होता है, एक ही टाइप का मोनोमर होता है। और हेटेरो में क्या होता है, एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं, जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन 66, ये सब एग्जांपल है हेटेरोपॉलीमर के। होमोपॉलीमर का एग्जांपल है जैसे पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन, जो कि टेफ्लॉन बनाता है। जैसे आपका क्या नाम है, ब्यूटाडाइन, सॉरी रबर। जैसे आपका जो है कह सकते हैं क्या नाम है इसका, पॉलीथीन, ये एग्जांपल है होमोपॉलीमर के। चलिए दिखाते हैं हम आपको आगे। तो लिखा हुआ है कि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल या मोनोमर कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं, एग्जांपल है पॉलीथीन। और ये किससे बना है, यहाँ पे मोनोमर क्या है, एथाइलिन। बात समझ में आ गई, होमोपॉलीमर समझ में आ गया। चलिए हेटेरोपॉलीमर पढ़ा है, अनायका नोट कर रहे हो बेटा कि नोट्स रिकॉर्डिंग में से नोट करेंगे आप लोग? थोड़ा सा आप लोग रिकॉर्डिंग में से नोट कर लें तो मैं इसको पढ़ा दूं, मैं इसकी पीडीएफ भी आपके अपलोड कर दूंगा, इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए साथ में नोट करने से आपका काम आधा हो जाता है और वो अच्छी चीज़ है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड में से देख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बेसिक है, इसलिए मैं आपको चाह रहा हूं कि आप पढ़ लें। ठीक है, चलिए नोट करें एग्जाम्पल होमोपॉलीमर का, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन और PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, या इसी का दूसरा नाम है ऑर्लॉन। ठीक है, तो देखिए ऑर्लॉन क्या है, ये कपड़े हैं, दिख रहा है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ये लोहे को टेफ्लॉन नहीं कहते, जो कोटिंग होती है, ये जो टेफ्लॉन वाले पैन होते हैं अंदर अंदर काले होते हैं। तो ये क्या एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो हमारे एक असिस्टेंट थे गंगाराम, तो ये किचन में रखा हुआ था, तो उनको लगा कि सावन सर का जो है पैन बहुत गंदा है, जल गया। हमारे हॉस्टल में हुआ करते थे, अटेंडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि अरे सर का गंदा है, हमको मानते बहुत, तो उन्होंने उसको घिस घिस के साफ कर डाला। फिर आके हमसे कहते हैं भैया मैंने इतनी मेहनत करी, क्या बनाए थे आप कि इतना काला हो गया था, मैंने इतनी मेहनत करी अभी भी नहीं छूटा कई जगह। और वो बेचारे मतलब उस कालेपन को हटाने के लिए गए थे, मेटल वाला जूना खरीद के ले आए। मतलब इसको आप जानते हो वो फोम वालों से साफ करते हैं ना लोग, तो वो मेटल का जूना स्पेशली इसके लिए लेकर के आए थे। तो हाँ मैंने कहा ठीक किया गंगाराम। चलिए देखिए आपके सावन सर ने अभी ये बात बोली कि देखिए यहाँ पर कि जो ब्यूना एस है, क्या आपके सावन सर ने 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के बारे में बात नहीं की थी? 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटाडाइन यही होगा, हाइड्रोजन। अच्छा 1 पोजीशन, अगर इसको मैं फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। दिख रहा है, ये दिख रहा है ब्यूटाडाइन। और एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, बस सिंपल सिंपल ना, यही तो है ब्यूटाडाइन। अब एक बार आप ये बॉन्ड तोड़ दें तो यहाँ पर एक सेंट्रल हो जाएगी और एक यहाँ पर हो जाएगी ना, ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इधर देखो, इधर 1 2 3 4, ये देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ पर भी एक ऐसे खाली हो जाएगा ना, इसी तरीके से इसमें भी एक यहाँ पर खाली हो जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे
और एक यहां पर खाली हो जाएगा और एक यहां पर भी खाली हो जाएगा। दिख रहा है ना ये सब चीजें। और ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पर भी एक खाली हो जाएगा और यहां पर भी एक खाली हो जाएगा। इतना ही दिख रहा है ना। एक बॉन्ड तुमको ऐसा बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बॉन्ड ये आगे चल के बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और दो नए बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। आगे चल के फ्यूचर में किस चीज से लगेंगे? वो किससे लगेंगे? स्टाइरीन से लगेंगे। किससे लगेंगे? स्टाइरीन से। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आपने नोट कर लिया, ब्यूना एस इज इक्वल टू, यहां पे लिखिए मोल ब्यूना एस पॉलीमर है, ब्यूना एन पॉलीमर है, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये बहुत जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर है और ये मोनोमर्स है, उनके मोनोमर है। मतलब ये है ब्यूना एस, ये है आपका ब्यूना एन पूरा। चाहे इसको ब्यूना एन बोलिए, चाहे नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर बोलिए, एक ही बात। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट करें फिर। अनायता समझ आ रहा है बिटवा? चले, एक सेकंड रुक जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या पढ़ते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोनोमर। पहली बात, जैसे समझो मेरी बस इतनी सी बात समझना और सीख जाओगे एक बार में। ये वो बात हो गई कि आपको आलू की सब्जी बनानी है। अब आलू की सब्जी बनाने के लिए आप आलू के साथ साथ भिंडी लिए, मुझे नहीं पता आलू भिंडी का कॉम्बिनेशन तो नहीं होता, चलो मिर्चा प्याज धनिया टमाटर लिया। इसमें से कुछ सब्जी बनाने में कोई भी चीज वेस्ट निकलेगी क्या? आलू का छिलका, राइट। टमाटर के ऊपर का जो हरा वाला पार्ट होता है, हाँ क्या यही करते हैं क्या? तो क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक बात है रखिए, कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है। क्या निकलता है? बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट जनरली होता क्या है? पानी होता है। क्या होता है? जनरली पानी होता है बाई प्रोडक्ट, या कोई गैस हो लाइक अमोनिया या कुछ और। जनरली बहुत बेसिक चीजें ही बाई प्रोडक्ट होती है। बाई मतलब वेस्ट। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि पानी, जैसे कि अल्कोहल, ये एलिमिनेट होती है। तो ये क्या होती है? बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बी वाई प्रोडक्ट, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के तौर पर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल। तो कंडेंसेशन पॉलीमर दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, या इसी को हम कहते हैं कोपॉलीमर। एग्जांपल, होमोपॉलीमर भी दो सेम ही थे। हाँ, तो नहीं हो सकते। एडिशन में भी मैंने एडिशन पॉलीमर नहीं हो सकते। बोलिए, वो एक ही तरीके के मोनोमर से मिलकर के बने, जैसे कि पॉलीथीन, जैसे पीटीएफई। एडिशन पॉलीमर ऐसे भी हो सकते हैं जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन 66, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को लग रहा होगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी दो तरीके के, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में अगर होमोपॉलीमर का मतलब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल कंबाइन हो और क्या बनाए? पॉलीमर। एग्जांपल है नाइलॉन 6, सेलुलोज और स्टार्च। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, और उसमें क्या? होमोपॉलीमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छूट तो नहीं गया?
कुछ छूट गया? नो चल इधर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है हेट्रोपॉलीमर। क्या आता है? हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का ही हेट्रोपॉलीमर, ये एक से ज्यादा तरीके के टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। एग्जांपल है टेरिलीन, नाइलॉन 66, बेकेलाइट। नोट करें। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? Cellulose is an example of addition, condensation, addition copolymer या condensation copolymer. The right answer is condensation homopolymer. अब बात आती है which of the following are example of addition homopolymer. हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से और इसी टॉपिक पर। बहुत शानदार चीज है। ठीक है, अब देखिए जो मॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से एक होता है, एक को कहते हैं इलास्टोमर, दूसरे को कहते हैं फाइबर, और भी हैं अभी बात पढ़ाएंगे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पढ़ाऊंगा। पहले लिखिए इलास्टोमर, फिर लिखिए फाइबर, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? स्ट्रेंथ। तो इलास्टोमर की स्ट्रेंथ कम होती है, फाइबर की उससे ज्यादा होती है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, क्या? उसके बाद थर्मोसेटिंग, मतलब इनको गर्म करोगे तो ये और सॉलिड हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक वाली चेयर है, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगी। लेकिन ये जो स्विच है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, ये जब गर्म करोगे इसको तो ये और कड़ी हो जाएंगी। इसीलिए कभी भी आपने किसी भी कबाड़ी वाला को ये प्लास्टिक की स्विच खरीदते देखा है? अरे प्लास्टिक की टूटी कुर्सी खरीद लेता है, टूटी स्विच खरीदता है कभी? नहीं खरीदेगा, कभी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको गर्म करेगा ये और कड़ी हो जाएगी, तो ये इस्तेमाल में आएगी क्या? मोल्डेबल है क्या? नॉन मोल्डेबल। ठीक है, चलें आगे बढ़ गया। नोट हो गया ना? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा समझिए कि सारा जो असली मेन कंटेंट है वो यही है। इलास्टोमर वीकेस्ट, सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जरूर लास्ट में बनाइएगा। 4 बॉक्स बना लीजिए, उन चारों बॉक्स में लिख डालिए एक और से। मैंने तो आपको बना दिया ना, आप इसको 4 बॉक्स में बना लें और इसको ऐसे बना डालें, सारे पार्ट ऐसे लिखते जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो ये स्ट्रेंथ वाला पार्ट है ये समझ में आ जाएगा, और एक ही जगह आप कंपेयर कर पाएंगे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ वाइंडर वॉल है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर कोवेलेंट होगा, यहाँ पे आयनिक होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके नीचे एग्जांपल लिखना। यस बेटा, एग्जाम्पल लिखा है नाइलॉन 6। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मजा आ जाएगी तुम लोगों को। आता रहेगा लेकिन गलत करके आओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नाइलॉन 6 है, ब्यूना N है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? एग्जाम में 4 एग्जाम्पल आ गए। एक एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग पॉलीमर का, एक एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का, एक जो है फाइबर का, और एक इलास्टोमर का। कहा कि इनकी हीट रिटेंशन, या आप कह सकते हो कि हीट रिटेंशन की बेसिस पर इनका आप ऑर्डर बनाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर बना पाओगे क्या? जब पता होगा तभी तो करोगे। पता करो। अब एक बात समझो, कहीं पर भी नाइलॉन लिखा हो, क्या लिखा हो? कहीं पर भी नाइलॉन लिखा हो तो वो फाइबर है। क्या है? फाइबर है। देखो ना, कहीं और है क्या नाइलॉन? देखो तो कहीं पर भी नाइलॉन लिखा हो तो फाइबर है। कहीं पर भी ब्यूना लिखा हो, क्या लिखा हो? ब्यूना 1,3 ब्यूटाडाइन, कहीं पर भी ब्यूटाडाइन जैसी चीज है तो या तो वो रबर होगी। क्या होगी?
रबर ही होगी। जैसे वल्कनाइज्ड रबर के बारे में पढ़ेंगे। नियोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर है और बहुत सारे क्लोरोप्रीन मिलकर के नियोप्रीन बनाते हैं, ये इसका एडिशन पॉलीमर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या थर्मोप्लास्टिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलास्टोमर और फाइबर से ज्यादा होता है। नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट इन स्ट्रेंथ बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे हो गई, आप लोग देखें। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग के बाद फाइबर लिखिए स्ट्रेंथ वाइज, और इसके बाद थर्मोप्लास्टिक लिखिएगा। हाँ सही, मतलब अलग से बना लीजिए ना। और थर्मोप्लास्टिक के बाद आप लिखें इलास्टोमर। ठीक है, फाइबर में एमाइड लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है, एक और चीज लिख लीजिएगा, एमाइड लिंकेज। आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चले, अरे बोलिए भाई जल्दी से। इधर ध्यान दो, इधर तुम लोग मतलब वहाँ ऑफिस की बात सुनने लगते हो, कान उधरी लगाए रहते हो कि किसकी कितनी फीस है, हैं? पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ जाए बेटा। अनायका नोट हो पा रहा है कि नहीं? मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहा होगा, पक्का। हाँ गुड। अगर नहीं भी हो पा रहा है, मैं क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है? खत्म हो जाए क्लास, हाँ कह रहे तुरंत पीडीएफ अपलोड कीजिए। पहले पढ़िए, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगला लिखा है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड ऑन हीट ट्रीटमेंट। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है हीट ट्रीटमेंट। जब भी हम थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक जो है एक प्लास्टिकली मटेरियल है और इट बिकम मोल्डेबल अबव द स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसीलिए टूटी कुर्सी कबाड़ी वाला ले लेता है, नई कुर्सी वही उसी की नई कुर्सी बना के आपको बेच देता है। जो ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है, और जो पॉलीमर चेन एसोसिएटेड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच आर वीकेंड रैपिडली विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। तभी तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो वो बदल गए। नोट करिए, इतना अगर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं नोट करना है तो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात लिख लें, thus thermoplastic may be reshaped by heating and are typically used to produce parts by injection molding. Polythene, polystyrene, PVC, nylon, sealing waxes are the example. ठीक है, अब बात आती है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नोट करना चाहें इसको नोट कर ले, वरना मैं प्रूफ के तौर पर लिख रहा हूं कि मैंने पढ़ाया था, बच्चों ने नोट्स में नहीं लिखा। सर मुझे नोट करना है, आप पहले लिखे थर्मोसेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये नोट करें फिर उसको भी करा देना। थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो कहेंगे सर इनको थर्मोसेट भी कहते हैं, और इट इज अ पेट्रोकेमिकल मटेरियल, और ये इरिवर्सिबल क्योर्स होते हैं, मतलब इनको दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। द क्योर में बी इंड्यूस्ड बाय हीट generally above 200 degree Celsius, though a chemical reaction or by suitable irradiation।
केवल पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस, सेकंड तो नहीं। सेकंड वन नोट करें, सिर्फ पहला पॉइंट नोट करें। थर्मोसेटिंग पॉलीमर की स्टार बना के कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, खाली एक छोटी सी बात लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो लगभग ये वाला पार्ट भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। अब सिर्फ वो बचा हुआ है एडिशन पॉलीमर के एक एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करना। जैसे नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पार्ट कल के सेशन में, मतलब परसों के सेशन में चैप्टर खत्म, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। एक चैप्टर तो एक दिन में खत्म होने वाला है, लेकिन टाइम की भी एक लिमिट है। चलिए कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अनायता समझ आया बेटवा?